Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, you are watching Apex online classes. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का आज ये लेक्चर नंबर 9 है। असूल माशियात आइकम पार्ट 1 का सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है। लॉ ऑफ इक्विमार्जिन यूटिलिटी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने, और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, आल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशन। कानून तलब की गोशवारे और डायग्राम की मदद से वजाहत करें और इसकी हदूद भी तहरीर करें। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले या देखने से पहले आप लोग सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिमांड क्या चीज़ है? डिमांड मीन्स डिज़ायर टू परचेज ए कमोडिटी फॉर विच द कंज्यूमर हैज़ पावर टू परचेज। आर डिमांड हैज़ टू कंडीशंस, कि हमारी किसी भी शख्स की, कंज्यूमर की जो डिमांड है, किसी भी चीज़ को ख़रीदने की जो ख्वाहिश है, उसको डिमांड कहा जाता है। आम ज़ुबान में अगर देखा जाए तो डिमांड का मतलब सिर्फ चाहना है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है। इससे दो चीज़ें हैं। डिमांड उस वक्त बनेगी जब आपके पास दो शराइत हों। एक डिज़ायर टू परचेज़, आपकी ख़रीदने की ख्वाहिश, और दूसरा परचेजिंग पावर यानी ख़रीदने की क़ुव्वत। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं और आपके पास 50,000 रुपीज़ हैं, तो ये आपकी डिमांड होगी, यानी आपके पास परचेजिंग पावर भी है, उसकी कीमत अदा करने की सलाहियत है, और दूसरा उसको ख़रीदने की ख्वाहिश भी है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ नहीं है, यानी अगर आपका दिल कर रहा है, आपकी ख्वाहिश ये है कि आप लैपटॉप ख़रीदें या कोई अच्छा मोबाइल ख़रीदें, लेकिन आपके पास उसको पे करने की, उसकी कीमत अदा करने के लिए पैसे नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगी। और इसी तरह अगर आपके पास परचेजिंग पावर है लेकिन आपके पास उसको ख़रीदने की ख्वाहिश नहीं है, तो उस सूरत में भी ये डिमांड नहीं है। आम ज़ुबान में, उर्दू में या आम तौर पर डिमांड से मुराद सिर्फ चाहना है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड से मुराद ये दो शराइत ज़रूरी हैं कि ख़रीदने की ख्वाहिश हो एक तो, और दूसरा ख़रीदने की क़ुव्वत हो। दूसरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच द पीपल आर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी, डिमांड क्या चीज़ है? क्वांटिटी है। डिमांड क्वांटिटी है, तलब मिकदार है। कौन सी मिकदार, कौन सी क्वांटिटी? विच पीपल आर रेडी टू परचेज, जो लोग ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, एट डिफरेंट प्राइसेस, मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर। तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो सार्फिन मुख्तलिफ कीमतों पर ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसका इंट्रोडक्शन है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने आम तौर पर मुशाहदा किया होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो लोग उससे ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। यानी अगर सस्ती चीज़ होने का मतलब है कि लोग ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे, मतलब डिमांड उसकी बढ़ गई। और अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है हमारी रोज़मर्रा लाइफ में, ज़िंदगी में, तो उसकी जो तलब है वो कम हो जाती है, यानी उसे लोग कम ख़रीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि कीमत बढ़ने की वजह से। आम तौर पर ये हमारे साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक ऑब्ज़र्वेशन है, और आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा इस चीज़ को। इसकी तारीफ़ ला की करने से पहले, यानी वही चीज़ जो हमने अभी देखी है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी प्राइस कम होने से लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और अगर उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो लोग उसे कम ख़रीदते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड बनता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। जब प्राइस गिरती है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है, एंड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। दीगर हालात तब्दील ना हो, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। यहाँ से मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम से मुराद यहाँ पे कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड प्रूव नहीं हो सकता, उनको हमने कांस्टेंट तस्वर किया है, जिनको हम अजम्पशन में जाके पढ़ेंगे। इससे मुराद अजम्पशन है, लॉ की अजम्पशन है इससे मुराद। हमने डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन के मुताबिक हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ उसे रखेंगे प्राइस यानी कीमत, और दूसरी तरफ तलब। यहाँ पे कीमत की जगह पे हम कोई भी कीमत इंक्रीज़ करते हुए या डिक्रीज़ करते हुए शो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे
डिक्रीज़ करते हुए शो किया है, यानी पहली प्राइस है 8, फिर 6, फिर 4, यानी 8 प्राइस, 6 और 4। यानी आपने अपने पास से कोई भी प्राइस लिखनी है, उसको या तो आपने डिक्रीज़ करना शो करना है या उसे इंक्रीज़ करना शो करना है। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप लिखेंगे तलब, डिमांड, यानी 8 प्राइस के ऊपर हमने यहाँ फ़र्ज़ किया है डिमांड है 4, आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे 6 है, 6 डिमांड है, 4 पे 8 है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप कीमत को गिरा रहे हैं तो आप तलब को बढ़ाएंगे। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, अभी मैंने पढ़ाया पीछे, कि अगर कीमत कम होगी तो तलब बढ़ेगी। तो इसी के मुताबिक आप लोगों को ये टेबल बनाना पड़ेगा कि प्राइस अगर इंक्रीज़ करते हुए शो कर रहे हैं तो आप लोगों को डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करते हुए शो करनी है। इसी तरह अगर इसी टेबल को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो क्या हो रहा है, प्राइस 4 है, फिर 6, फिर 8 और डिमांड जो है वो 8, 6, 4, यानी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। अब इस गोशवारे में अगर मैं यहाँ 1, 2, 3, 4 भी रख सकता हूँ, 1, 2, 3, और इस तरफ अगर मैंने ये कीमत बढ़ाई है तो दूसरी तरफ तलब कम करते हुए शो करूँगा, यानी 10, 5 और 1, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे टेबल कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस टेबल को बनाना है। अब इस टेबल में हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर इसका मुताला करें ऊपर से नीचे की जानब, सबसे पहले हमारी प्राइस जो है वो 8 है और फिर वो डिक्रीज़ हो रही है 6 और फिर 4, यानी प्राइस हमने डिक्रीज़ करते हुए शो की है। अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड 8 पे थी 4 और डिमांड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी 4, 6, 8। इसी तरह अगर इसी टेबल को आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्ज़र्व करें तो प्राइस हमारी इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस पहले 4 है, फिर 6, फिर 8, तो उसी के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो डिमांड हमारी 8, 6, 4 डिक्रीज़ हो रही है। जो चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी वही चीज़ हमने यहाँ देखी कि अगर आपकी प्राइस ऊपर से नीचे अगर देखें इस टेबल को, प्राइस डिक्रीज़ होने की सूरत में डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप लोग इसी टेबल को नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करें तो प्राइस इंक्रीज़ और डिमांड डिक्रीज़, यानी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि अगर प्राइस किसी चीज़ की कम हो तो वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और अगर प्राइस कम ज़्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। उसी को हमने टेबल की मदद से देखा। अब हम इसी टेबल की मदद से एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस ड्रा करना पड़ेगा अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आप रखेंगे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस, कीमत। अब हम यहाँ पे देखेंगे कीमत में 4, 6 मिनिमम प्राइस है 4, मैक्सिमम 8 है और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। ये हमारा ओरिजिन है, इसे हम 0 पॉइंट कहेंगे डिमांड वाली साइड पे, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हम डिमांड को मेजर करेंगे। सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद 4, फिर 6 और 8। अब इसको मेजर करने का तरीका ये है कि 0 और 2 के दरमियान जितना डिफरेंस है इतना ही 2 और 4 के दरमियान, 4 और 6 और इसी तरह 6 और 8 के दरमियान। फिर अब आप लोग देख रहे होंगे कि टेबल में 2 कहीं भी नहीं है, लेकिन मैंने डायग्राम में लिख दिया। अब डायग्राम में लिखने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पेश आती है कि आपका ये जो गैप है 0 से 2 और 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, तो 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। 0 के बाद डायरेक्ट अगर आप 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे तो इस सूरत में डायग्राम गलत हो जाएगी। अब इसी तरह आप मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे कीमत को, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 8। अब हम इसका कर्व बनाने के लिए, डिमांड का ख़त बनाने के लिए हम प्राइस और डिमांड के पॉइंट्स को आपस में मिलाना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा 8 है, प्राइस, जिसमें प्राइस 8 है और डिमांड 4 है। आप 8 प्राइस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसी तरह 4 को, डिमांड को ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जिस जगह ये दोनों डॉटेड लाइन मिल रही हैं इस जगह एक पॉइंट बन जाएगा आपका। दूसरे पॉइंट पे प्राइस 6 है और डिमांड भी 6 है। इसका मतलब है कि इधर से 6 को, प्राइस लाइन को राइट साइड पे हम मूव करेंगे और डिमांड को नीचे से ऊपर की तरफ, और हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा इसी तरह जिस जगह दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं।
इसी तरह नंबर 4 पे थर्ड नंबर पे 4 प्राइस है और डिमांड 8 है। यहाँ भी हम डॉटेड लाइंस लगाएंगे और जिस जगह ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे। अब इन हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट हमें शो कर रहा है कि प्राइस हमारी इस पे 8 है और डिमांड 4 है। सेकंड पॉइंट प्राइस 6 को और डिमांड 6 को शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट 4 प्राइस को और 8 डिमांड को शो कर रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं तो आपके पास डी एक डिमांड कर्व हासिल होगा, एक डिमांड का खत हासिल हो जाएगा जो लेफ़्ट टू डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। लेफ़्ट टू डाउनवर्ड यानी बाएं से दाएं नीचे की तरफ आने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के दरमियान। यानी ये नेगेटिव स्लोप शो करती है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट देखें उस पे प्राइस 8 है और डिमांड 4 है। अगर सेकंड पॉइंट पे देखें तो प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने के साथ डिमांड जहाँ पे 4 थी वो 6 हो गई है। यानी ये अगर एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही हो तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन नेगेटिव, यानी प्राइस और डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रखी डिमांड और वाई एक्सिस पे कीमत रखी है। फिर उसके बाद जो टेबल था हमारे पास उसकी मदद से हमने प्राइस और डिमांड के पॉइंट्स को आपस में मिलाया और इनके मिलाने से हमारे पास डी डिमांड कर्व मिला है जो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप शो कर रहा है। और ये भी शो कर रहा है कि कीमत और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसकी अजम्पशन हर लॉ, मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स में जितने भी कवानीन हैं, जितने भी लॉज हैं, उनमें अजम्पशन ज़रूरी है और अजम्पशन के बगैर ये कवानीन दुरुस्त साबित नहीं होते। सबसे पहला जो अजम्पशन हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, जो फ़र्ज़ किया है कि जो चीज़ चेंज ना हो, दैट इज़ यूनिट्स शुड बी ऑफ सेम नेचर। जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, जिसके ऊपर हमने लॉ ऑफ डिमांड को ऑब्जर्व करना है, वो सेम नेचर का होना चाहिए। टू प्रूव लॉ ऑफ डिमांड ट्रू इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी ऑफ द सेम नेचर। कानून तलब के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि ख़रीदी जाने वाली जितनी भी अशिया है वो उसकी तमाम इकाइयाँ हर एतबार से एक जैसी हों। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई चीज़ आज ख़रीदी, उसके बाद दोबारा वो चीज़ ख़रीदते हैं तो उस चीज़ की बजाय कोई अच्छी क्वालिटी, आला क्वालिटी की चीज़ ख़रीदना शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सेब की किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगली दफ़ा आप आला उससे भी अच्छी नस्ल का सेब ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो कीमत ज़्यादा होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो रही है तो उसकी डिमांड कम होने की बजाय बढ़ेगी। नंबर 2, द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। सार्फिन की जो पसंद है, आदत हैं, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पसंद, अगर एक चीज़ पसंद है इंसान को तो वो इंसान उसकी कीमत बढ़ने पे भी उसको ज़्यादा ख़रीदता है। तो इस वजह से ये तसव्वुर किया गया कि पसंद चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, आदत फैशन वगैरह चेंज ना हो, क्योंकि अगर आदत चेंज होगी तो उससे डिमांड भी चेंज हो जाएगी। जैसे आजकल इन फैशन जो चीज़ें होंगी उनकी डिमांड ज़्यादा है प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद, और जो आउट ऑफ फैशन चीज़ें हैं जिनका फैशन अब नहीं रहा तो उनकी प्राइसेस कम होने के बावजूद उनकी डिमांड नहीं बढ़ती, लोग उनको ख़रीदने की तरफ नहीं जाते। ऐसी अशिया जो टेस्ट के साथ जिनका तल्लक है, जिनका तल्लक आपकी रस्म व रिवाज के साथ है, जिनका तल्लक आदत के साथ है, फैशन के साथ है, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नंबर 3 है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। सार्फ की आमदनी नहीं बदलनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अगर आमदनी बदलेगी, आमदनी इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी, आप चीज़ें ज़्यादा ख़रीदेंगे, और अगर आमदनी कम होगी तो आप डिमांड भी कम करेंगे। अब हमने लॉ ऑफ डिमांड जो ऑब्ज़र्व करना है कि वो करना है प्राइस और डिमांड के दरमियान। अगर प्राइस फ़र्ज करें किसी चीज़ की सेम रह रही है लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब प्राइस सेम रहने से डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है। यानी प्राइस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिमांड को चेंज कर सकती हैं। उन सब को हम कांस्टेंट तस्वर करेंगे और उनमें से एक इनकम भी है, और इनकम को भी हम कांस्टेंट तस्वर करेंगे कि ये चेंज
नहीं होगी। अगर चेंज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, दुरुस्त साबित नहीं होगा। नंबर 4, पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, आबादी में तब्दीली ना आए। आबादी भी बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, चीज़ों की तलब बढ़ जाती है, और आबादी कम होने से चीज़ों की तलब कम हो जाती है। इसलिए ये भी फ़र्ज़ किया जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड को दुरुस्त साबित करने के लिए कि आबादी में कोई तब्दीली ना आए। मिसाल के तौर पर अगर हज के दिनों में लें तो 25-30 लाख अफराद हज के दिनों में सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वहाँ पे चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब वही लोग वापस आते हैं तो वहाँ पे चीज़ों की डिमांड नॉर्मल सतह पर पहुँच जाती है, क्योंकि लोग अपने अपने मुल्कों को वापस जा चुके होते हैं और आबादी कम हो चुकी होती है। नंबर 5 है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स शुड रिमेन सेम, मुतबादल अशिया की कीमतें ना बदलें। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट का पता होना चाहिए कि ये क्या मुतबादल अशिया क्या है। बाज़ अशिया ऐसी हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, नेमुल बदल है। मिसाल के तौर पर कार में CNG और पेट्रोल है, और इसी तरह अगर आप चावल और रोटी देखें तो भूख ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह बेशुमार चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जिनका अल्टरनेटिव है, जैसे पेप्सी और कोक है। तो मुतबादल की कीमत नहीं तब्दील होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होने से CNG की डिमांड कम हो जाएगी, यानी पेट्रोल सस्ता होने से डिमांड पेट्रोल की बढ़ गई, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ने की वजह से CNG की डिमांड कम हो जाएगी, हालांकि CNG की कीमत के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। इसी तरह अगर पेप्सी की कीमत कम कर दी जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड, पेप्सी की डिमांड बढ़ने का असर ये होगा कि कोक की प्राइस अगर चेंज नहीं होती तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि सब्स्टिट्यूट जो हैं एक दूसरे का नेमुल बदल है, उनकी प्राइसेस भी चेंज ना हो। अगर चेंज होगी तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब आइए देखते हैं आगे इसकी लिमिटेशन, हदूद, यानी ये लॉ किन चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले डिस्टिंक्टिव गुड्स, बायसे इम्तियाज़ अशिया, ऐसी अशिया जो हम अपने स्टेटस सिंबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी अशिया कि जो हम दूसरों से बेहतर लगने के लिए, दूसरों से आला दिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि डिस्टिंक्टिव यूज़ के लिए जितनी भी अशिया इस्तेमाल की जाती है उनकी प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद लोग इसे ख़रीदते हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसे किसी सूरत में ख़रीद नहीं सकते। नंबर 2, रेयर कमोडिटीज़, नायाब अशिया, ऐसी अशिया जो मार्केट में नायाब हों, कम मिले, तो उनकी सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उनकी प्राइस बढ़ने के बावजूद उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो मार्केट में कम अवेलेबल है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन रेयर कमोडिटीज़ की सूरत में ये अप्लाई नहीं होता। नंबर 3, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनके ऊपर भी कानून तलब का इतलाक़ नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड का अप्लाई नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आटा हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, अगर महंगा भी हो जाए तो लोग इसे ख़रीदेंगे, क्योंकि उससे उनकी बुनियादी ज़रूरत भूख ख़त्म होती है। इस वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर भी कानून तलब का इतलाक़ नहीं होता। आज का हमारा आखिरी पॉइंट है इंफीरियर गुड्स, घटिया अशिया। बहुत सी ऐसी अशिया हैं कि जो कंपैरेटिवली घटिया होती हैं, जैसे गोश्त के मुकाबले में दाल, और गोश्त ज़्यादा आला समझा जाता है और दालों को घटिया समझा जाता है। यानी घटिया इस सेंस में नहीं कि अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन उसके मुकाबले में मुकाबलतन उसको बरतर नहीं समझा जाता, बेहतर नहीं समझा जाता। ऐसी अशिया जो मुकाबलतन घटिया हो, जो मुकाबलतन बेहतर ना हो, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हम लॉ ऑफ डिमांड के ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, उसको पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।